बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इश्तियाक अहमद समीर और आप देख रहे हैं डॉक्टर ए.क्यू. खान अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज के अंदर पूछे गए शॉर्ट क्वेश्चंस। तो चलते हैं अपने पहले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले शॉर्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कॉमन हाउस होल्ड घरेलू इस्तेमाल की कुछ आम चीज़ों के नाम बताएं जिनकी pH ग्रेटर देन 7 होती है, लेस देन 7 होती है और इक्वल टू 7 होती है। तीन चीज़ों के नाम पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं pH ग्रेटर देन 7। 7 से ज़्यादा pH वाली जो घरेलू इस्तेमाल की आम चीज़ें हैं उनमें साबुन, सोप, डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर्स, शैम्पू। pH लेस देन 7 वाली जो चीज़ें हैं उनमें विनेगर यानी कि सिरका, सिट्रस फ्रूट्स और बटर। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड होता है, बटर के अंदर ब्यूटायरिक एसिड होता है। ये सारी एसिडिक होते हैं। ठीक है जी। बटर आपको पता है मक्खन को कहते हैं, सिट्रस फ्रूट रस वाले फल को कहते हैं और विनेगर सिरके को कहते हैं। pH इक्वल टू 7, प्योर वाटर की pH इक्वल टू 7 होती है। एक प्योर वाटर, दूसरा शुगर सोल्यूशन, चीनी का सोल्यूशन, इसके अलावा नमक या नमक का सोल्यूशन, इसकी pH इक्वल टू 7 होती है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है डिफाइन अ बेस एंड एक्सप्लेन दैट ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। पहले है डिफाइन अ बेस। अब देखिए कॉमन डेफिनेशन पूछी गई है। अब आप इसमें चाहे लोरी ब्रॉन्स्टेड डेफिनेशन लिखें, चाहे लीवस एसिड की लिखें, चाहे आरहेनियस एसिड की लिखें, जो आपका दिल करता है डेफिनेशन और एग्जांपल्स लिख सकते हैं। अगर हम आरहेनियस एसिड की बात करें तो आरहेनियस एसिड आपने पढ़ा था, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वाटर के अंदर H+ आइंस देते हैं। उनको हमने आरहेनियस एसिड्स कहा था। फॉर एग्जांपल HCl को जब हमने वाटर में आयोनाइज किया तो H+ और Cl- आइन बना था। HNO3 को किया तो H+ और NO3- आइन बना था। तो ये थे आरहेनियस एसिड्स। इसी तरह लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड, लीवस एसिड भी आपने पढ़े थे। तो किसी के मुताबिक भी आप डेफिनेशन लिख दें और एक एग्जांपल जो है लिख सकते हैं। आप मजीद तफसील के लिए आप हमारे लीवस एसिड, लोरी ब्रॉन्स्टेड और आरहेनियस एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। इस सवाल के जो अंदर जो असल चीज़ पूछी गई है वो क्या है? एक्सप्लेन दैट ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर अल्कलीज। ऑल अल्कलीज आर बेसिस। अल्कली क्या है? मैंने यहां पर सिर्फ हिंट्स लिखे हुए हैं, बाकी मैं जवाब एक्सप्लेन कर रहा हूं साथ साथ। अल्कली वाटर सॉल्युबल बेस को कहते हैं। कोई भी बेस जो पानी में हल हो जाती है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है जी, जैसे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, इनको हम कहते हैं अल्कलीज, वाटर सॉल्युबल बेसिस। एवरी बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली। तो अल्कली लाजमी बेस होती है। एवरी बेस, एनी बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली। इसका अगला पार्ट, एवरी बेस इज नॉट अल्कली, क्योंकि हर बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तमाम बेसिस जो होती हैं पानी के अंदर हल नहीं होती। चूंकि तमाम बेसिस पानी में हल नहीं होती, इसलिए तमाम बेसिस अल्कली नहीं होती। अगला सवाल नंबर 3 है डिफाइन ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल दैट वाटर इज ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस। ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस क्या होता है? आपने पढ़ा था लोरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक बेस ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? बेस, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। प्रोटॉन एक्सेप्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो बेस होते हैं। अब सवाल ये है कि साबित कीजिए वाटर एक ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस है। अब देखें, वाटर का जब हम HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो HCl आपको पता है जब आयोनाइज होता है तो H+ और Cl- आइन प्रोड्यूस करता है। ये प्रोटॉन इसको ये डोनेट कर देता है वाटर को, और वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? H3O+ में। चूंकि आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में वाटर ने HCl से प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है,
वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, तो अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट वाटर विल बी अ बेस बिकॉज इट हैज एक्सेप्टेड अ प्रोटॉन, इट हैज एक्सेप्टेड अ प्रोटॉन फ्रॉम HCl। तो HCl अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट क्या है, एसिड, और वाटर क्या हुआ, बेस, बिकॉज इट हैज एक्सेप्टेड अ प्रोटॉन। सवाल नंबर 4, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एन एसिड एंड बेस इज एप्लीकेबल टू नॉन एक्वस सोल्यूशन। देखिए जी, पहले तो आप डिफाइन करें दोबारा से कि लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस क्या होते हैं। लोरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन दे, एसिड इज अ सब्सटेंस विच डोनेट्स अ प्रोटॉन, वाइल बेस इज अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन, जैसे ये एसिड था और ये बेस थे। लोरी ब्रॉन्स्टेड की डेफिनेशन में कहीं ये लिमिटेशन नहीं लगाई गई कि बेस ऐसा सब्सटेंस होता है जो वाटर के अंदर प्रोटॉन ले और एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जो वाटर के अंदर प्रोटॉन दे। लोरी ब्रॉन्स्टेड डेफिनेशंस के मुताबिक एसिड या बेस को डिफाइन करते वक्त सिर्फ ये देखना होता है कि जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो बेस है और जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड है। प्रोटॉन देने वाला एसिड, प्रोटॉन लेने वाला बेस, इसमें कहीं पर ये लिमिटेशन नहीं लगाई गई कि इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन किसी भी रिएक्शन में कोई चीज अगर प्रोटॉन दे रही है तो वो एसिड है और अगर कोई चीज प्रोटॉन ले रही है तो वो बेस है। इसमें एक्वस सॉल्यूशन की कोई कंडीशन नहीं है। पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है, जब लीवस एसिड और बेस मिलते हैं तो उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है। ठीक है जी, जब लीवस एसिड और बेस मिलते हैं तो उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है, जवाब है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। एक एग्जांपल से साबित भी कर दीजिएगा। ये अमोनिया हमने लिया, ये BF3 लिया, जब हम अमोनिया और BF3 दोनों को आपस में मिलाते हैं तो आपको पता है अमोनिया अपना लोन पेयर BF3 के साथ शेयर कर लेता है। अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, BF3 ने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया और दोनों के दरमियान क्या बन गया, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये एक तरह की शेयरिंग है जिसमें शेयरिंग के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, अमोनिया के नाइट्रोजन ने, अमोनिया के नाइट्रोजन ने। तो चूंकि अमोनिया ने या अमोनिया के नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर किया है किसके साथ, BF3 के साथ, तो हम कहेंगे अमोनिया बेस है या डोनर है और BF3 एक्सेप्टर है या एसिड है। चूंकि ये दोनों आपस में शेयरिंग कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन पेयर की, इलेक्ट्रॉन पेयर की, और वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक ही मॉलिक्यूल का है, अमोनिया का, दूसरे का नहीं है। 9th में हमने पढ़ा था दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जब आपस में इस तरह मिलें कि एक इलेक्ट्रॉन का पेयर दूसरे के साथ शेयर करे, एक एटम या मॉलिक्यूल दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करे, तो कौन सा बॉन्ड बनता था, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो यहां शेयर किए जाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का पेयर अमोनिया का है, इस वजह से ये बॉन्ड कौन सा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और इसे आपको पता है एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, टेल टुवर्ड्स द डोनर एंड हेड टुवर्ड्स दी। अगला सवाल ये है छठा कि साबित कीजिए H+ आयन एक लीवस एसिड है। बहुत सिंपल सा सवाल है। H+ आयन के पास आपको पता है कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, H+ का मतलब है उसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया हुआ है, तो H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। H+ को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, अपने शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो जब H+ अमोनिया के साथ मिलता है तो अमोनिया से इलेक्ट्रॉन का पेयर लेता है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन के पेयर की कमी है। तो जब H+ अमोनिया के साथ मिलता है, अमोनिया से इलेक्ट्रॉन का पेयर लेता है, अमोनिया अपना लोन पेयर उसके साथ शेयर कर लेता है। तो चूंकि अमोनिया अपना लोन पेयर H+ के साथ शेयर कर रहा है और H+ वो ले रहा है, तो अकॉर्डिंग टू लीवस कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर ले वो कौन होता है, लीवस एसिड। तो H+ आयन लीवस एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लीवस बेस, इन दिस केस अमोनिया। ठीक है जी। नेक्स्ट 7वां सवाल है, कोई से 2 एसिड्स के नाम बताएं जो फर्टिलाइजर्स की तैयारी में यूज होते हैं। कोई से 2 एसिड्स के नाम बताएं जो फर्टिलाइजर्स की तैयारी में यूज होते हैं। तो हमने यूजेज ऑफ एसिड में पढ़ा था सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से कौन सी फर्टिलाइजर्स बनती हैं, अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम सुपरफॉस्फेट। नाइट्रिक एसिड से अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम
नाइट्रेट। आठवां शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन पीएच। व्हाट इज पीएच? पीएच आप लोगों ने पढ़ा था कि पीएच क्या होती है? पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन की मोलर कंसेंट्रेशन के नेगेटिव लॉग को क्या कहते हैं? पीएच। तो पीएच क्या है? H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग इन अ सॉल्यूशन। ठीक है जी। पीएच की वैल्यू आपको पता है बिटवीन 0 to 14 होती है जनरली। 0 से 7 के दरमियान एसिड्स होते हैं, 7 पीएच वाला सब्सटेंस न्यूट्रल होता है और ग्रेटर देन 7 वाला बेसिक होता है। अगला इसके अंदर सवाल पूछा गया है व्हाट इज द पीएच ऑफ वाटर। वाटर की पीएच क्या है? वाटर की पीएच होती है 7। क्या होती है? 7। हमने साबित करना है कि कैसे 7 होती है। तो जी हम जानते हैं कि H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन जो होती है वाटर के अंदर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतनी होती है। हमने पढ़ा था कि प्योर वाटर के अंदर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कितनी होती है? 10⁻⁻7 मोल पर dm³। इसकी पीएच निकालें। पीएच बराबर होती है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, H प्लस आयन की वैल्यू पुट करें 10⁻⁻7। इसको सॉल्व कीजिए, -7 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा नेगेटिव लॉग 10। नेगेटिव लॉग 10 आपको पता -1 होता है। -7 इंटू -1 प्लस 7। तो प्योर वाटर की पीएच कितनी आ गई? 7। ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8। आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मेनी टाइम्स अ सोल्यूशन ऑफ pH 1 विल बी स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ अ सोल्यूशन हैविंग pH 2। आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं, एक की pH है 1 और एक की pH है 2। तो सवाल ये है कितने गुना pH 1 वाला स्ट्रॉन्ग होगा pH 2 वाले से। हमने पढ़ा था pH लॉगरिदमिक प्रॉपर्टी है, लॉग पे बेस करने वाली प्रॉपर्टी है, और लॉग पे बेस करने वाली प्रॉपर्टीज में अगर वैल्यू का फर्क 1 हो तो फिर जो कम pH वाला होता है वो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है ज्यादा pH वाले से। तो pH 1 वाला pH 2 वाले से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होगा। जितना pH का डिफरेंस हो उसे 10 की पावर में लिखें। अगर pH का डिफरेंस 2 हो तो लिखें 10⁻², 100 टाइम्स। अगर pH 1 और 3 होगी तो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होगा pH 1 वाला। इसी तरह 10⁻³ अगर pH का डिफरेंस 3 हो तो 1000 गुना pH 1 वाला स्ट्रॉन्ग होगा pH 4 वाले से। तो इस तरह हम बआसानी निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अगर pH का डिफरेंस 1 हो तो 10 टाइम्स, 2 हो तो 10⁻², 100 टाइम्स, अगर 3 हो तो 10⁻³ 1000 टाइम्स एक्सेट्रा। 10वां शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग नॉर्मल सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट में क्या फ़र्क है या डिफाइन करें। नॉर्मल सॉल्ट आपको पता है टोटल रिप्लेसमेंट से बनता है H प्लस आयन की फ्रॉम एन एसिड। अगर किसी एसिड में से सारे H प्लस आयन रिप्लेस कर दिए जाएं बाय यूजिंग मेटल और अमोनियम आयन तो इस तरह जो सॉल्ट बनता है उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे नॉर्मल सॉल्ट। फॉर एग्जांपल HCl में एक H है तो हम इसे सोडियम से रिप्लेस कर दें तो बन जाएगा NaCl, HCl की जगह NaCl। तो NaCl एक नॉर्मल सॉल्ट है। हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं अमोनियम आयन से तो बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये भी एक नॉर्मल सॉल्ट है। किसी एसिड के अंदर जितने H प्लस आयन हो सारे रिप्लेस कर दें मेटल या अमोनियम आयन से तो इस तरह कौन सा सॉल्ट बनता है? नॉर्मल सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट कब बनता है? बेसिक सॉल्ट बनता है इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ OH माइनस आयन फ्रॉम अ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। फ्रॉम अ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। किसी बेस में एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हों, किसी बेस में एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हों और हमने वो सारे रिप्लेस नहीं करना है, कोई एक आध कम से कम छोड़ देना है। तो इस तरह जो सॉल्ट बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट में किसी बेस के अंदर से सारे OH माइनस आयन रिप्लेस नहीं किए जाते विद अ मेटल और अमोनियम आयन, बल्कि कम से कम एक OH माइनस आयन जो है उस बेस के अंदर छोड़ा जाता है। इस तरह जो सॉल्ट बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेसिक सॉल्ट। मजीद तफसील और एग्जांपल्स के लिए आप हमारा सॉल्ट्स की टाइप वाला लेक्चर जो है सुन सकते हैं। अगला सवाल है 11वां। सोडियम सल्फेट इज न्यूट्रल सॉल्ट while NaHO4 is acidic salt justify। सोडियम सल्फेट वो कहता है न्यूट्रल या नॉर्मल सॉल्ट है। जस्टिफाई करें क्यों?
देखें जी, सोडियम सल्फेट के अंदर कोई रिप्लेसेबल H प्लस आइन नहीं है। अगर किसी सॉल्ट के अंदर रिप्लेसेबल H प्लस आइन ना हो तो वो न्यूट्रल या नॉर्मल सॉल्ट होता है। इसके अंदर कोई रिप्लेसेबल H प्लस आइन नहीं है। ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट से बना है H प्लस आइन की फ्रॉम एन एसिड। H2SO4 में 2 H होते हैं। अगर उन दोनों H को रिप्लेस कर दिया जाए मेटल से Na2, तो H2 की जगह दोनों मेटल Na2 आ गए, तो इस तरह कौन सा सॉल्ट बना? Na2SO4। तो Na2SO4 एक आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें कोई रिप्लेसेबल H प्लस आइन नहीं है, रिप्लेसेबल H प्लस आइन नहीं है, इस वजह से ये क्या है? नॉर्मल सॉल्ट है। दूसरा, आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जो Na2SO4 होता है ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट से बनता है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट से बनता है किसकी? H प्लस आइन की, फ्रॉम एन एसिड। H2SO4 में 2 H होते हैं। जब उन दोनों H को Na2 से रिप्लेस कर दिया जाता है तो फिर ये नॉर्मल सॉल्ट बनता है। ठीक है जी। रिएक्शन के लिए आप नॉर्मल सॉल्ट की एग्जांपल्स में देख सकते हैं, या आप H2SO4 का 2 NaOH से रिएक्शन करवाएं, H2SO4 प्लस 2 NaOH, तो ये बन जाएगा Na2SO4 और साथ वाटर बनेगा। ठीक है जी। तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट होती है। NaHSO4 एसिडिक क्यों है? क्योंकि आपको इसके अंदर रिप्लेसेबल H प्लस आइन नजर आ रहा है। इसके अंदर एक रिप्लेसेबल H प्लस आइन है जो रिप्लेस हो सकता है, जो रिप्लेस हो सकता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है? एसिडिक सॉल्ट है। जैसे NaHSO4 का NaOH से रिएक्शन करवाएं तो ये OH और ये H मिलके वाटर बना देंगे। ठीक है जी, वाटर बना देंगे और साथ क्या बन जाएगा? Na2SO4। Na2SO4। अब ये नॉर्मल सॉल्ट है, तो इसके अंदर चूंकि एक रिप्लेसेबल H प्लस आइन था, इस वजह से ये क्या है? ये एसिडिक सॉल्ट है। एक और तरह से भी हम इसको बयान कर सकते हैं कि NaHSO4 जो होता है ना, ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट से नहीं बनता। H2SO4 में 2 H होते हैं, ये 2 में से एक H को रिप्लेस करने से बना है। ठीक है जी, देखें ना, ये H2SO4 है, H2SO4 में क्या है? 2 H हैं। अगर हम एक H को रिप्लेस करेंगे तो बनेगा ये। ठीक है, HSO4 एक H छोड़ दिया और एक H की जगह Na लगा दिया, तो ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हुई, पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई है H प्लस आइन की फ्रॉम एसिड। अगर H प्लस आइन की पार्शियल रिप्लेसमेंट हो, सारी ना हो, उसकी जगह 2 H की जगह एक निकल गया, एक छोड़ दिया, तो ये एसिडिक सॉल्ट है। अगर ये दोनों निकाल लेते और इनकी जगह 2 Na लगा देते जैसे Na2SO4 है, तो फिर वो नॉर्मल सॉल्ट हो जाता। ठीक है। अगला सवाल, सॉल्ट की 4 प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बयान करें, सॉल्ट की खुसूसियात बयान करें। ये भी ऑलरेडी डिटेल में लेक्चर में डिस्कस हो चुके हैं। एक आपने पढ़ी थी, सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। तो सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड होते हैं, दे आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होता है। सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं मजमूई तौर पर, इन पे नेट चार्ज क्या होता है? ज़ीरो। नेट चार्ज क्या होता है? ज़ीरो। इसके अलावा सॉल्ट्स के अंदर जनरली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होते हैं। जब हम सॉल्ट्स को तैयार करते हैं तो सॉल्ट्स की तैयारी के दौरान अक्सर औकात क्या होता है, इनकी क्रिस्टल्स के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच रह जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते थे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे CuSO4.5H2O, कैल्शियम सल्फेट .2H2O। तो ये जो .2H2O .5H2O इनको क्या कहते थे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस लेक्चर की भी तफसील ऑलरेडी आप सॉल्ट्स के पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगला सवाल 13वां है, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स को आप कैसे रिमूव करेंगे? एक सॉल्ट पानी के अंदर हल हो गया है तो उसे कैसे निकालेंगे? उसे निकालने का तरीका होता है क्रिस्टलाइजेशन एंड एवेपोरेशन। अगर कोई सॉल्ट पानी में हल है तो आप क्या करें? उस सॉल्ट के सोल्यूशन को आहिस्ता आहिस्ता हीट करें, आहिस्ता आहिस्ता हीट करें। जब उस सॉल्ट के सोल्यूशन को हीट करेंगे, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, पीछे आपके पास क्या बन जाएगा? सॉल्ट। वो आपके पास पीछे रह जाएगा। तो एक इवेपोरेशन करना। क्रिस्टलाइजेशन से भी किया जा सकता है। किसी सॉल्ट के कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को आप हाई टेम्परेचर पे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को तैयार करें, गर्म करके उसके कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को तैयार कर लें, फिर उस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को ठंडा करें। जब आप उस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को ठंडा करेंगे तो उसके अंदर जो सॉल्युबल सॉल्ट है
वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, उसकी कलमें बन जाएंगी, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये सॉल्युबल सॉल्ट्स को निकालने का तरीका। इन सॉल्युबल सॉल्ट्स को फिल्ट्रेशन से निकालते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, वो निकल जाते हैं, लेकिन सॉल्युबल सॉल्ट्स को इवेपोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन से निकालते हैं। अगला सवाल ये है, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को कैसे तैयार करते हैं। अगेन ये भी पहले सॉल्ट्स की तैयारी के तरीकों में डिस्कस हो चुका है, हल्का सा बता रहा हूँ कि आपने कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट्स फॉर एग्जांपल तैयार करना है तो अक्सर औकात हम 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स के एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं। जैसे हमने सिल्वर नाइट्रेट और NaCl का एक्वा सॉल्यूशन लिया, इनको आपस में मिलाया, जब इनको आपस में मिलाया तो ये Na और NO3, ये NaNO3 बन गया, और साथ क्या बना, साथ बना AgCl। ये AgCl वाटर इनसॉल्युबल है, NaNO3 वाटर सॉल्युबल है, ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। दूसरा रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट का इसके साथ कर लें, कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर और कार्बोनेट मिलेंगे, कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा, ये इनसॉल्युबल है, और सोडियम और सल्फेट मिलेंगे तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा, ये वाटर सॉल्युबल है। तो ये वाटर इनसॉल्युबल और साथ वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स तैयार हो जाएंगे। सवाल नंबर 15 ये है, वाई इज अ सॉल्ट न्यूट्रल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। सॉल्ट न्यूट्रल क्यों होता है? अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज इट हैज नो नेट चार्ज। सॉल्ट के ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता, इनका नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। इनका नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। सॉल्ट की प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी है ये। मसलन ये कैल्शियम क्लोराइड है, अब आपको पता है कैल्शियम का चार्ज +2 होता है, 2 क्लोरीन का -2, +2 0, नेट चार्ज जीरो। सोडियम +1 होता है, क्लोरीन -1 होता है, नेट चार्ज जीरो। एल्यूमिनियम +3 होता है, क्लोरीन 3 -3, 3 क्लोरीन का -3, 1 का -1, 3 का -3। तो ये आपके पास सब में नेट चार्ज क्या आ रहा है, जीरो। तो चूंकि इनका नेट चार्ज जीरो होता है, ओवरऑल चार्ज जीरो होता है सॉल्ट्स का, इस वजह से हम कहते हैं ये क्या होते हैं, न्यूट्रल। अगला सवाल 16वां, नेम एन एसिड यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फूड प्रेजर्वेशन में खुराक को महफूज करने के लिए जो एसिड इस्तेमाल होते हैं उसमें से किसी एक एसिड का नाम बताएं। बेंजोइक एसिड फूड की प्रेजर्वेशन में यूज़ होता है, एसिटिक एसिड भी यूज़ होता है पिकल, अचार वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए। तो बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, कोई एक नाम बता दें। अगला सवाल 17वां ये है कि ये कॉमन चीज़ें हैं, इनके अंदर कौन कौन से एसिड्स होते हैं। नेम द एसिड्स प्रेजेंट इन विनेगर। सिरके में एसिटिक एसिड होता है, एसिटम सिरका एसिटिक एसिड। इसी तरह आंट के स्टिंग, चींटी के डंग में फॉर्मिक एसिड होता है। सिट्रस फ्रूट, रस वाले फलों में सिट्रिक एसिड होता है। सोर मिल्क, खराब दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है जी, आपने बस नाम बताने थे। 18वां सवाल है, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट PbOHNO3 इज अ बेसिक सॉल्ट। आप कैसे साबित करेंगे कि PbOHNO3 एक बेसिक सॉल्ट है। पहली बात बहुत आसान सी, PbOHNO3 इसमें रिप्लेसेबल OH- है, जिसमें रिप्लेसेबल OH- आइन हो वो बेसिक सॉल्ट होता है, जिसमें रिप्लेसेबल H+ आइन हो वो एसिडिक सॉल्ट होता है, और जिसमें ना H हो ना OH हो वो न्यूट्रल या नॉर्मल सॉल्ट होता है। तो चूंकि इसमें रिप्लेसेबल OH- आइन है, इस वजह से ये क्या है, इस वजह से ये बेसिक सॉल्ट है। एक और वे में भी आप बता सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनता है पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की। बेसिक सॉल्ट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि बेसिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है जिसमें एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, PbOH ट्वाइस। जब हम इसका नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो इसका एक H इसके एक OH से मिलकर वाटर बना लेता है, बाकी यहाँ एक OH रह जाता है, PbOHNO3। तो चूंकि ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बना है, दोनों नहीं निकाले हमने, तो ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बना है, इस वजह से ये क्या है, ये बेसिक सॉल्ट। इस OH को भी रिमूव किया जा सकता है, आप फर्दर रिएक्शन करवा दें HNO3 के साथ। ठीक है, तो इसमें चूंकि रिप्लेसेबल OH है तो ये OH इसके H के साथ मिलके वाटर बना लेगा, OH और H मिलके वाटर बना देंगे, साथ क्या बनेगा, PbNO3 ट्वाइस, PbNO3 ट्वाइस, ये नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा। तो चूंकि इसमें रिप्लेसेबल OH- आइन था, इस वजह से ये बेसिक सॉल्ट है, या ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बना है। ठीक है जी, इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट से OH- आइन की। 19वां शॉर्ट क्वेश्चन है, एसिडिक सॉल्ट आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है जी, आपको जी एसिडिक सॉल्ट चाहिए तो वो कहता है आप कैसे तैयार करेंगे। तो बहुत आसान सा है, किसी एसिड का रिएक्शन करवाएंगे जिसमें मोर देन 1 H+ आइन हो,
किसी ऐसे एसिड का रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ जिसमें मोर देन 1 H प्लस आइन हो, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड इसमें 2 है, इसका हमने बेस KOH के साथ रिएक्शन करवा दिया, इसका एक H इसके एक OH से मिल जाएगा, H2SO4 का एक H उसके एक OH से मिला, वाटर बना, बाकी यहाँ क्या रह गया HSO4 KHSO4, तो ये बन गया एसिडिक सॉल्ट। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं करनी, सारे H नहीं निकालने, कम से कम एक छोड़ना है, ठीक है। तो H2SO4 में 2 H थे, एक H को हमने KOH के OH के साथ निकाला, वाटर बना दिया, बाकी एक H यहाँ बचा HSO4, ये K के साथ मिला KHSO4, ये एसिडिक सॉल्ट। इसी तरह देखिए फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, इसमें 3 H हैं, 3 में से एक हमने इसके OH से मिलाया, 3 में से एक हमने उसके OH से मिलाया, वाटर बनाया, बाकी 2 बच गए, यहाँ बचा H2PO4 NaH2PO4, ये एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि इनमें रिप्लेसेबल H प्लस आइन हैं जो आगे निकाले जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस की तैयारी में कौन सा सॉल्ट यूज होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की तैयारी में जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, कैल्शियम सल्फेट .2H2O जो होता है, इससे हम लोग जो है वो क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली कैल्शियम सल्फेट .2H2O, जब इसको हीट किया जाता है, जब इसको हीट किया जाता है तो ये 3 हिस्से वाटर लूज कर देता है, 3 हिस्से, केयरफुली जब हम इसको हीट करते हैं तो ये 3 हिस्से वाटर लूज कर देता है। कैल्शियम सल्फेट .2H2O 2 वाटर के मालिक्यूल हैं, 2 में से आधा रह जाए, ठीक है जी, और 1.5 निकल जाए 3/2H2O, 3/2 1.5 होता है ना, 1.5 होता है, ठीक है जी, 1.5 होता है, हाफ मालिक्यूल रह जाए इसमें से, 2H2O में से हाफ H2O रह जाए और 3 इसे निकल जाए, ठीक है, 3/H2O, तो ये आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसे हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे आपने पढ़ा था कास्ट, स्टैचूज और इसके अलावा वो जो पट्टी वगैरह की जाती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए चैप्टर नंबर 10 के। उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन से मुतल्लिक मज़ीद तफसील के लिए आप हमारे मुतल्लिका लेक्चर्स भी सुन सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोशिश की थी कि वाइट बोर्ड पर शॉर्ट मेन हेडिंग्स लिखकर उन सवालों को एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो मैंने साथ उनको एक्सप्लेन कर दिया था, और जो मेन बात थी मैंने कोशिश की थी कि वाइट बोर्ड पर लिख दी जाए क्योंकि पूरे जवाब तो नहीं लिखे जा सकते। साथ मैंने उनको एक्सप्लेन करने की भरपूर अपने तौर पर कोशिश की है। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर आज का पसंद आया होगा। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम बेहतर से बेहतर आपके लिए लेक्चर्स लाते रहें। इश्तियाक अहमद समीर को इजाज़त दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।